कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। अपने अतीत को याद करने के बाद मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद कीर्ति मुझे जगता देखती है तो फिर कल की तरह मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझे सुलाने लगती है। उसके ऐसा करने से मुझे राहत महसूस होती है और कुछ देर बाद मेरी नींद लग जाती है। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने कमरे में अकेला था। नीचे से अमी निमी की आवाज आ रही थी। कीर्ति भी नीचे ही थी। शायद वो ही स्कूल जाने के लिए निमी को तैयार कर रही थी। मेरे घुटने में आज दर्द कुछ कम था। मैंने अपने घुटने को मोड़ा तो वो अब कुछ हद तक मुड़ रहा था। मैं उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। तभी कीर्ति नाश्ता लेकर आ गई। मैंने नाश्ता किया और दवा खिलाने के बाद वो चली गई। मैं अपने कमरे में ही आराम करता रहा। फिर 9 बजे पापा के ऑफिस जाने के बाद मैं खुद से नीचे आकर बैठ गया और मेरी कीर्ति से बात चलती रही। इस बीच ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ जिसे बताया जा सके। दोपहर को 1 बजे अमी निमी स्कूल से आ गई और हम सबने खाना खाया। सबकी बातें होती रही। तभी 2 बजे कमल कीर्ति का बैग और कपड़े लेकर आ गया। वो शाम तक रुका और फिर घर चला गया। यूं ही पूरा दिन गुजर गया और फिर रोज की तरह रात को कीर्ति मेरे पास ही सोई। दूसरे दिन वो छोटी माँ की स्कूटी लेकर स्कूल भी गई। इन 2 दिनों में मैं अपने घर से नहीं निकला। मुंबई जाने से पहले रिया मुझसे मिलने आई। फिर तीसरे दिन रिया वापस मुंबई चली गई। मेरी अंकल से भी फोन पर बाकायदा बात चलती रही। यूं ही करते करते 1 हफ्ता बीत गया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था और कल के दिन कीर्ति को वापस जाना था। उसके जाने की बात से ना तो मुझे अच्छा लग रहा था और ना ही उसे अच्छा लग रहा था। रात को जब कीर्ति मेरे पास सोने आई तो वो उदास लग रही थी और मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही थी। मैं बोला, देख अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। फिर तू यूँ उदास क्यों है? क्या तुझे मेरे ठीक होने से खुशी नहीं हुई है? कीर्ति बोली, कैसी पागल जैसी बात करता है। मुझे बहुत खुशी हुई तेरे अच्छे होने से। मैं तो उदास इसलिए हूँ क्योंकि कल मुझे वापस घर जाना है। मैं बोला, घर जाने में उदास होने की क्या बात है? तुझे तो खुशी खुशी घर जाना चाहिए। कीर्ति बोली, मेरे जाने से तुझे खुशी हो रही है तो तू खुशी मना, लेकिन तुझसे दूर होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोला, पागलपन की बातें तो तू कर रही है। घर जाने में उदास होने की क्या बात है? मैं कौन सा तुझसे दूर हूँ? तेरा जब मुझसे मिलने का मन चाहे तू मुझे बुला लेना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और अब तो तेरे पास मोबाइल भी है, तू जब चाहे मुझसे बात कर सकती है। मेरी बातों से कीर्ति को कुछ राहत मिली और फिर हम दोनों सो गए। सुबह कीर्ति ने अपना सामान पैक किया और फिर मैं उसे घर तक छोड़ कर आया। मगर घर आने के बाद मुझे बहुत सूना सूना लग रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे घर की सारी रौनक कहीं खो गई हो। रात को मुझसे खाना भी ढंग से नहीं खाया गया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कीर्ति के ना होने से मुझे अपने कमरे में रहना तक अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने अमी निमी के पास जाने की सोची मगर वो सो चुकी थी। आखिर में मैं लौटकर वापस अपने कमरे में आ गया और टीवी चालू कर टीवी देखने में मन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा मन टीवी देखने में भी नहीं लग रहा था। मैं नहीं जानता था कि कीर्ति के जाने के बाद मुझे उसकी इतनी ज्यादा याद आएगी। मुझसे उसके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। मैंने टीवी बंद कर दी और आंख बंद करके लेट गया। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात के 12 बज गए थे और अब मुझे कीर्ति पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मुझे एक कॉल करने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं मन ही मन कीर्ति पर गुस्सा कर रहा था कि तभी कीर्ति का कॉल आ गया। उसका कॉल देखते ही मेरे चेहरे पर रौनक आ गई। मैंने उसका कॉल तुरंत उठाया। मैं बोला, तू तो मुझे जाते ही भूल गई, एक बार भी कॉल करने की जरूरत नहीं समझी।
कीर्ति बोली, अगर भूल गई होती तो तुझे इतनी रात को खुद से कॉल नहीं लगाया होता। भूल तो तू मुझे गया है, तूने जरूरत नहीं समझी कि कम से कम मेरा हाल चाल पूछ ले। मैं बोला, अम्मी निमी की कसम मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। आज तेरे बिना मेरा कमरा भी मुझे काटने को दौड़ रहा है। सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है और एक तू है जिसे अब मुझे कॉल करने का टाइम मिला है। कीर्ति बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं शाम को ही सो गई। अभी जैसे ही नींद खुली तो सबसे पहले तुझे कॉल किया है। मैं बोला, तू शाम से सो रही है तो फिर तूने खाना कब खाया? कीर्ति बोली, आज मुझे भूख ही नहीं है तो खाना कैसे खाती? मैं बोला, देख यूं खाली पेट रहना गलत बात है, पहले तू कुछ खा ले फिर हम लोग बात करते हैं। कीर्ति बोली, खाना ही तो खा रही हूँ। मैं बोला, क्या खा रही है? कीर्ति बोली, तेरा भेजा जो खा रही हूँ। मैं कहा, देख मजाक बंद कर और जल्दी से कुछ खा ले। कीर्ति बोली, सच में मुझे भूख नहीं है। मैं बोला, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं कॉल काट रहा हूँ। पहले तो कुछ खा कर आ, उसके बाद मुझे कॉल करना, मैं तेरे कॉल का वेट कर रहा हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दिया और कीर्ति के कॉल आने का वेट करने लगा। फिर कोई 10 से 15 मिनट बाद कीर्ति का कॉल आया। मैं बोला, कुछ खाया या नहीं? कीर्ति बोली, हाँ खा लिया। मैं बोला, झूठ तो नहीं बोल रही? कीर्ति बोली, तेरी कसम सच में खाना खा कर आ रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब ये बता कैसा गुजारा आज का दिन? कीर्ति बोली, बहुत बुरा, सारे टाइम तेरी याद सताती रही। दिल कर रहा था कि तेरे पास वापस चली जाऊं, मुझसे तेरे बिन नहीं रहा जा रहा है। मैं बोला, यार मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर तेरा कॉल नहीं आया होता तो शायद मैं सच में ही पागल हो जाता। और फिर 1:30 बजे तक हम लोग ऐसे ही बात करते रहे। आखिर में मुझे ही कीर्ति से फोन रखने को बोलना पड़ा। उसने कल रात को फोन करने का बोलकर फोन रख दिया। कीर्ति से बात होने से मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। मैं उसके बारे में सोचते सोचते ही सो गया। अगले दिन से मैं भी स्कूल जाने लगा। अंकल मुंबई से आ चुके थे और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि अभी मैंने मेहुल को कुछ भी नहीं बताया है। उन्हें बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, कुछ दिन बाद उन्हें फिर मुंबई जाना है। उन्होंने मेहुल को सब बात बताने को बोला तो मैंने कल बात करने को बोला। रात को मैंने कीर्ति को सब बात बताई। कीर्ति ने कहा कि वह भी मेरे साथ कल मेहुल से बात करेगी, मैं कल उससे मेहुल के साथ मिलूं। मैंने उसकी बात मान ली और कल उससे मिलने को कहा। दूसरे दिन मैंने स्कूल से आने के बाद कीर्ति को कॉल किया। मैं बोला, मैं घर से निकल रहा हूँ, तू बता तू कहाँ पर मिलेगी? कीर्ति बोली, तू कहाँ पर मेहुल से बात करने की सोच रहा है? मैंने कहा, मैं तो घर पर ही बात करने की सोच रहा था, क्यों तूने क्या सोचा है? कीर्ति बोली, घर में बात करना ठीक नहीं होगा, तू ऐसा कर उसे घर ले आ। कहना मैंने किसी काम से बुलाया है, क्योंकि ऐसी बात को किसी एकांत जगह पर करना ही ठीक रहेगा, पता नहीं इस बात का उस पर क्या असर पड़ेगा। मैं बोला, बात तो तेरी ठीक है पर घर में तो मौसी होंगी, क्या उनके सामने ये बात करना ठीक रहेगा? कीर्ति बोली, तू मम्मी की चिंता बिल्कुल मत कर। मम्मी की आदत तो दिन में खाना खाकर सोने की है, अब वो सोने ही जा रही है। तुम लोग जब तक आओगे तब तक वो सो चुकी होगी और फिर शाम के पहले नहीं उठेंगी। मैं बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं मेहुल को लेकर तेरे पास आता हूँ। ये बोलकर मैंने फोन रख दिया और मेहुल को कॉल लगाकर उसे बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। हमें कीर्ति ने किसी काम से बुलाया है, तू मुझे तैयार मिलना। फिर मैं मेहुल के घर के लिए निकल गया। उसके घर पहुँचने पर वो मुझे बाहर ही मिल गया। मैंने बाइक उससे चलाने को कहा और फिर हम दोनों मौसी के घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद हम मौसी के पहुँच गए। कीर्ति छत पर खड़ी हमारे आने की राह देख रही थी। हमें आया देख वो तुरंत नीचे आ गई। उसने दरवाजा खोला और हमें अपने कमरे में ले गई। मेहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
मेहुल बोला, क्या बात है, तुमने हम दोनों को क्यों बुलाया है? कीर्ति बोली, क्या मैं बिना काम के तुम लोगों को नहीं बुला सकती? मेहुल बोला, बुला सकती हो, मगर ये तो कह रहा था कि तुझे हमसे कुछ काम है। कीर्ति बोली, अरे बुलाया है तो बताऊंगी भी कि किस लिए बुलाया है, पर पहले आराम से बैठो तो सही, मैं जब तक तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर कीर्ति चाय बनाने चली गई और हम दोनों वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद कीर्ति चाय लाई तो हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद कीर्ति ने मेरी तरफ देखा मगर मैं चुप ही रहा। तब उसने मेहुल से कहा, देखो मैंने बहुत ही जरूरी बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह तुम्हें वो बात बताऊं। मेहुल बोला, ज्यादा पहेलियां मत बुझा, जो भी बात है खुल कर बता। कीर्ति बोली, बात इतनी छोटी नहीं है कि मैं एक पल में बोल दूं और तुम सुन लो। बात इतनी बड़ी है कि शायद तुम बात को सुनकर अपने आप को संभाल भी ना सको। कीर्ति के मुंह से ये बात सुनकर मेहुल के चेहरे का रंग बदल गया और वो किसी अनजाने से डर से घिर गया। उसकी आवाज में अब नरमी आ गई। मेहुल बोला, देख तू क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू क्या बोलना चाहती है, साफ क्यों नहीं बोल देती? कीर्ति बोली, ये बात तुझे बताना इतना ही आसान होता तो तुझे ये बात या तो अंकल बता चुके होते या फिर। इतना कहकर कीर्ति चुप हो गई। कीर्ति सीधे सीधे मेहुल को बात ना बताकर धीरे धीरे बात को बता रही थी, ताकि मेहुल को बात को सुनकर एकदम से धक्का ना लगे। कीर्ति के बात करने का ये ढंग मुझे बहुत पसंद आया। शायद मैं या अंकल भी इस तरह से मेहुल को बात ना बता पाते। कीर्ति की बात से मेहुल कुछ असंकित सा होते हुए बोला, या फिर क्या? कीर्ति बोली, या फिर पुन्नू ने बता दी होती। ये सुनते ही मेहुल मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन वो मुझसे कुछ सवाल कर पाता इससे पहले ही कीर्ति बोल पड़ी, ये लोग तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि इनमें ये बात तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए आज मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ। मेहुल बोला, तो फिर जल्दी से बोलो। कीर्ति बोली, ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो कि बात को तुम पूरा सुनोगे और बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर तुम उसके आगे अपना आपा नहीं खोने दोगे और उसका हिम्मत से सामना करोगे। मेहुल बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं उसका डटकर सामना करूँगा। अब बता क्या बात है? कीर्ति बोली, तुम्हें मालूम है अंकल मुंबई क्यों गए थे? मेहुल बोला, हाँ, वो रॉय अंकल के किसी रिश्तेदार को लेकर मुंबई इलाज के लिए लेकर गए थे। कीर्ति बोली, कौन कौन गया था मुंबई? मेहुल बोला, पापा, रॉय अंकल और उनका वो रिश्तेदार जिसका इलाज कराना था। कीर्ति बोली, तुमने उनके उस रिश्तेदार को देखा था? मेहुल बोला, नहीं, मैं तो पापा और रॉय अंकल को स्टेशन छोड़कर आया था, पर वो वहाँ नहीं दिखे थे। मैंने उन लोगों से पूछा भी था कि आप उन्हें इलाज के लिए लेकर नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा था कि वो पहले ही जा चुके हैं। कीर्ति बोली, अच्छा, जब वो लौटे तो तब तुमने उनको देखा था? मेहुल बोला, नहीं, तब तो मुझे इस बात को पूछने का ध्यान ही नहीं था। मैंने पापा को लिया और घर आ गया। रॉय अंकल वहीं से अपने घर निकल गए थे, पर उनके साथ मैंने किसी को नहीं देखा था, वो अकेले ही घर जा रहे थे। कीर्ति बोली, तो तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मेहुल बोला, क्या? कीर्ति ने कहा, यही कि उनके साथ कोई तीसरा था ही नहीं, बल्कि वो खुद का इलाज कराने के लिए मुंबई गए थे। कीर्ति बोली, हाँ, मैं यही कह रही हूँ। मेहुल बोला, मगर पापा को हुआ क्या है? वो किस चीज का इलाज करने गए थे? कीर्ति बोली, अंकल को डॉक्टर ने कैंसर बताया है और वो उसी के इलाज के लिए मुंबई गए थे। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी है। कीर्ति की बात सुनकर मेहुल कुछ नहीं बोला, वो जैसे कहीं खो गया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, तू चिंता मत कर यार, हम अंकल को कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों खुद उन्हें मुंबई लेकर चलेंगे और वहाँ सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराएंगे। मेहुल कुछ नहीं बोला, वो मुझसे लिपट कर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन ये देख कीर्ति गुस्सा करने लगी।
कीर्ति बोली, तुम लोग रोकर ये जता रहे हो कि तुम अंकल को कितना प्यार करते हो, मगर ये अपने प्यार को दिखाने का कौन सा तरीका है। यदि तुम लोग उनसे इतना ही प्यार करते हो तो रोना छोड़ो और उनके इलाज की चिंता करो। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी है, तो जाहिर है कि उनकी बीमारी का इलाज है और उनका कैंसर उस हद तक नहीं पहुंचा है कि उसका इलाज ना हो सके। कीर्ति की बातों से मेहुल का मनोबल थोड़ा बढ़ा और मैंने भी अपने आंसू पोंछकर कीर्ति की हाँ में हाँ मिलाई। मैं बोला, कीर्ति ठीक बोल रही है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा और हमें चलकर अंकल से बात करनी चाहिए। मेहुल बोला, हाँ हम पापा का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, चल घर चले। कीर्ति बोली, ये हुई ना बात, तुम लोगों की हिम्मत देखकर अंकल को भी हिम्मत मिलेगी। अब देर मत करो और जाकर अंकल से बात करो। फिर हम लोग मेहुल के घर के लिए निकल पड़े। हम लोग घर पहुँचे तो मैंने मेहुल से कहा, तू अंकल से बात कर, मैं आंटी को बातों में लगाए रहूँगा। मेहुल ने अंकल के पास जाकर बात की और मैं आंटी से बात करता रहा। फिर बात होने के बाद मेहुल ने मुझे बताया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 20 दिन का समय दिया है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। मैं बोला, तू चिंता मत कर, हम 1-2 दिन के अंदर ही मुंबई के लिए निकलेंगे, पर आंटी को क्या कहेंगे। मेहुल बोला, पापा तो मम्मी को बताना नहीं चाहते, मगर मैंने कहा है कि हमें बता देना चाहिए, क्योंकि हम तो मुंबई चले जाएंगे और पता नहीं हमें वहाँ कितने दिन लग जाएं, वो परेशान हो जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें ये बात कैसे बताई जाए और ये बात उन्हें कौन बताए। मैं बोला, हम कीर्ति से ही बात करते हैं, उसने तुझे कितनी अच्छे से समझाई है, वो आंटी को भी समझा सकती है। मेहुल बोला, ठीक है, तू अभी उससे बात करके देख वो क्या कहती है। मैंने कीर्ति को कॉल लगाया और उसे अंकल से हुई सारी बात बताकर आंटी को बात बताने की बात कही। कीर्ति बोली, देखो मेहुल को समझाने की बात थी तो वो मैं इसीलिए ठीक से कर सकी क्योंकि मेहुल मेरी ही उम्र का है और हमारी समझ एक बराबर की है। लेकिन आंटी को समझा पाना शायद मैं सही ढंग से ना कर सकूं, इसके लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। मैं बोला, ऐसा कौन है जो आंटी को समझा सके। कीर्ति बोली, मुझे लगता है कि ये काम मौसी अच्छी तरह से कर सकती है। तुम लोग जाकर मौसी से बात करो, वो जरूर इस बात को समझा पाने में सफल होंगी, वैसे भी उन्हें ये सब बातें मालूम है। कीर्ति से बात करने के बाद मैंने मेहुल को सारी बात बताई। फिर हम दोनों ने अंकल से इस बारे में बात की तो अंकल को भी कीर्ति की बात सही लगी। हम दोनों अंकल से बात करने के बाद मेरे घर आ गए। घर आकर मैंने छोटी माँ से सारी बात बताई तो वो बात करने को तैयार हो गई। छोटी माँ बोली, मैं ये बात तो ऋचा दीदी से कर लूंगी, पर यदि इस बात को करते समय अनु दीदी, मौसी साथ हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो दोनों पक्की सहेली है। ऐसे में उनके साथ होने से ऋचा दीदी को कुछ हिम्मत मिलेगी। मैं बोला, मगर छोटी माँ हम इस बात को आज ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बर्बाद करने का टाइम नहीं है, हम जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकलना चाहते हैं। छोटी माँ बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जाकर अनु दीदी से बात कर लेती हूँ। तुम दोनों ऋचा दीदी के पास पहुँचो, मैं अनु दीदी को वहीं लेकर आती हूँ। मैं बोला, आप अम्मी निमी को भी अपने साथ ले जाइए, इन्हें कीर्ति के पास छोड़ दीजिएगा, पता नहीं हमें वापस आने में कितना टाइम लग जाए। ये सुनकर छोटी माँ ने अम्मी निमी को तैयार होने को कहा और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और मौसी के घर के लिए निकल गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।